एक बच्चा ना 3 हालतों में पैदा होता है, राइट? सो या तो उसके पास टिपिकल मेल बॉडी होगी। टिपिकल मेल बॉडी का मतलब है उस बच्चे के पास मर्दाना अज़ा होंगे, अंदर भी बाहर भी, ठीक है? टिपिकल फीमेल बॉडी होगी तो उस बच्चे के पास ज़नाना अज़ा होंगे, अंदर भी बाहर भी। हार्मोन लेवल भी उसी हिसाब से होंगे, ठीक है? क्रोमोसोम भी उसी तरह से होगा। अगर बच्चा इन दोनों हालतों के अलावा पैदा होता है, जो कि शायद पैदाइश पे मालूम भी ना पड़े, ठीक है, लेकिन अगर इनके अलावा पैदा होता है तब वो इंटरसेक्स बॉडी बच्चा कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट इंटरसेक्स का नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और ख्वाजसराओं को बहुत सपोर्ट करती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ख्वाजसराओं के इश्यूज़ पर और जेंडर बेस्ड वायलेंस पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम निशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा। हाँ, बिल्कुल ज़रूर। मैं एक WPATH मेंबर हूँ, यानी मैं वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर की मेंबर हूँ। मैंने कुछ कोर्सेज़ ऐसे किए हुए हैं जिसकी वजह से मैं ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर के बारे में न सिर्फ आगाही देती हूँ, अवेयरनेस, बल्कि मैं ट्रांजिशनिंग अंडर मेडिकल केयर करवाना जानती हूँ, करवा सकती हूँ और सिखा सकती हूँ। मैं इसके अलावा, जिस तरह आपको पता होगा, एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर जो एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क है, उनका मैंने कोर्स किया हुआ है, और WPATH का जो अपना फाउंडेशन कोर्स है डॉक्टर्स के लिए, फिजिशियंस के लिए, वो किया हुआ है। इसकी वजह से मैं कहलाती हूँ इंटरसेक्स एजुकेटर और जेंडर अफर्मिंग फिजिशियन। अच्छा सना, जो आपसे ख्वाजसरा राब्ता करते हैं उनको क्या-क्या मसाइल पेश होते हैं? मेरे पास अपनी सेहत के हवाले से तमाम तफसीलात लेने वो आ सकते हैं। आपको पता है निशा, मैं अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है उससे कराची सेंट्रल हॉस्पिटल क्लिनिक्स में हफ्ते में 1 दिन वहाँ जाके सब्सिडाइज रेट्स में क्लिनिक भी करती हूँ, और लोगों को मालूम है कि वो TG क्लिनिक है, यानी ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर क्लिनिक है। आप जब बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लिनिक नहीं है अभी तक पाकिस्तान में, जबकि यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, आपको पता होगा कि ट्रांस पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद उसमें जो ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, उसमें सेहत भी एक राइट है जो कि मुतजन्नस अफराद और ट्रांसजेंडर अफराद को मिलना चाहिए। सो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि MBBS तो सब करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, राइट? तो फिर ये भी तो इंसान है, तो ये इंसान है तो फिर इनकी क्या नज़ला ज़ुकाम खांसी तो इनको भी होता होगा, तो उसके लिए अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो मैं ये क्लियर करती हूँ लोगों को कि नहीं, जिस तरह से डायबिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं जो ताहयात आपके साथ हैं, उसी तरह आपके जिस्म के बारे में आपको जानना है। अगर आपको आपकी कोई तिब्बी ज़रूरत है, वो आपके डॉक्टर को मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आम तौर से लोग समझते हैं कि जी अचानक से एक लड़का उठ के कहता है कि मैं लड़की हूँ, और अचानक से एक लड़की उठ के कहती है कि मैं लड़का हूँ, जबकि ऐसा तो नहीं होता, राइट? आप अपनी सिन्फ के बारे में जब बाशऊर हो जाते हैं, तब आप चाहते हैं कि आपका जिस्म भी, यानी जिन्स भी सिन्फ के साथ अलाइन हो जाए, ताकि आप पाकिस्तान के लिए, या आप जिस भी मुल्क में, जिस भी शहर में, वहाँ पर आप एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन सकें, आप पढ़ाई करें, आप जॉब्स करें, तरक्की कर सकें। खाली इस बहस में ना फंसे रह जाएं कि जी मैं कौन हूँ। अच्छा सना, ये मैं बीच में आपको पूछना चाह रही हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं, वो देखो अच्छा खासा लड़का था, अब ख्वाजसराओं में चला गया है, ये 2 नंबर है और ये इस हाँ। तरह है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इसके बारे में उन लोगों के साथ हमदर्दी करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि आपको ना कुछ चीज़ें अनलर्न करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें नई सीखने की ज़रूरत है, जो कि डेटा बेस्ड हों, रिसर्च बेस्ड हों। लोगों को नहीं मालूम कि 100 में से 2 लोग इंटरसेक्स होते हैं। ये ग्लोबल डेटा है, और आपको पता है पाकिस्तान की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो क्यों, जब हमारे यहाँ जेनेटिक वेरिएशंस इतनी हो जाती हैं, तो कोई भी चीज़ ना रेयर नहीं रहती। और ये कह देना कि अच्छा भला लड़का था, तो बहन कोई भी अच्छा भला लड़का कभी भी अपनी तसी अल जिन्स के लिए नहीं जाता, कोई भी।
इवन आपकी जो बाकी सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं हम्म, वो भी इस पूरी तगोदौड़ जो कि ट्रांजिशनिंग का इतना लंबा प्रोसेस है हम्म, जिसमें काफी स्ट्रगल्स हैं, हम्म। वो सब क्यों कोई करेगा अनलेस उसको वाकई डिस्फोरिया हो। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। हमारी जो फैशन डिज़ाइनर है मारिया बी और सेनेटर मुश्ताक, इन्होंने एक वीडियो था, एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि ख्वाजरा जितना भी लड़की बनने की कोशिश कर ले वो लड़कों की तरह ही होते हैं, उनकी जिसामत, उनका हुलिया, उनका बातचीत करना। तो इस ये क्या वजह है? इस बात को सुन के वैसे आपकी ऐसा लगता है कि जैसे कोई टनल विजन में देख रहा है ना, ये जैसे ब्लाइंडर्स लगा के देख रहा है और वो देखना चाह नहीं रहा दूसरी तरफ। ठीक है, चाहे कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई बड़े इन्फ्लुएंसर हो, किसी बड़े ओहदे पे बैठे हों, अगर उनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बशर्ते कि वो समझना चाहें। ठीक है, क्या समझने की जरूरत है कि अल्लाह मियां ने वैरायटी बनाई है इंसानों में। कोई इंसान 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, कोई इंसान सेम नहीं है, क्लोन्स तो नहीं बनते ना। मेरा और आपका रेटिना, फिंगरप्रिंट, इवन ट्विन्स के, ट्रिपलेट्स के रेटिना फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं ना, जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। सो जब अल्लाह मियां बाकी जानवरों में, फूलों में जितनी चीजें अलाइव हैं उन सब में इतनी वैरायटी रख सकते हैं, तो फिर क्या इंसानों में वैरायटी नहीं होगी? प्लस आपके तो हमारे तो कुरान में आ चुका ना कि ये अल्लाह की मर्जी है कि वो किसको बेटा दे, किसको बेटी दे, किसको बेऔलाद रखे और किसको दोनों दे। अब दोनों में वो एक ही शख्स के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, या मतलब ये भी हो सकता है कि जी एक बेटा एक बेटी का सेट मिल गया। सो इंटरप्रिटेशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है, कौन उस चीज को पढ़ रहा है, कौन उस चीज को समझना चाह रहा है, राइट? सो हम अल्लाह मियाँ को तो चैलेंज नहीं करते, हम उन इंसानों को जरूर चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदारा गलत इंफॉर्मेशन यानी मिस इंफॉर्मेशन मत स्प्रेड करें, एक चीज की तहकीक करें, साइंस उसकी पीछे की समझें और फिर बात करें ताकि आपको लोग बेवकूफ ना समझें। क्योंकि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो सबको ये ख्याल आएगा कि अब तो इंफॉर्मेशन एज है, सब लोगों को पता है गूगल, चैट जीपीटी और हर चीज से आपको जल्दी जल्दी रिसर्च, डिफरेंट जगह की रिसर्च आपको एक साथ मिल सकती है। तो फिर थोड़ी सी तो वर्किंग कर लेना, थोड़ा सा होमवर्क करके बोल ले। मैं भी बात करती हूँ ना, मैं पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ, राइट? तुम्हें तो पता है निशा। जी मुझे पता। ठीक है, सो इन 8 साल पहले तो लॉ भी नहीं था ये इन प्लेस, तब से मैं जेंडर अफर्मिंग केयर दे रही हूँ क्योंकि जेंडर अफर्मिंग केयर के फवायद ज्यादा हैं। और ये कितनी भी कोशिश कर ले वाला जो जुमला है, प्लीज इसके पीछे भी हमें समझना चाहिए कि इंसान कोशिश जो कर रहा है वो अलाइनमेंट की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को लड़का कभी समझता ही नहीं था। वो समझती थी कि मैं लड़की हूँ, मैंने अपने जिस्म को इससे अलाइन करना है। इसी तरह जो मेरे ट्रांस मैन क्लाइंट है जिनकी विजिबिलिटी ही नहीं है, तो क्या उनको सेहत दरकार नहीं है? ट्रांसमैन से मुराद क्या? कौन से क्लाइंट? ट्रांसमेन से मुराद है ऐसे लोग जो पैदाइश के वक्त पे बताया जाता है मुबारक को लड़की हुई है, लेकिन जब उनके थोड़ा शऊर आना शुरू होता है 3 साल 4 साल की उम्र में, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो उनकी चॉइस, उनकी जेंडर एक्सप्रेशन ही बताती है कि शायद वो लड़की नहीं है। अब लड़की किसी को अनाउंस कर देना बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बस टांगों के बीच में झांका और आपने डिसाइड कर लिया, आपने ना अंदरूनी आज़ा देखे, ना आपने क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन देखा, ना आपने कोई और हार्मोन टेस्ट करवाए, क्योंकि वो सिर्फ हम गरीब मुल्क में रहते हैं, महंगे टेस्ट हैं और वो टेस्ट सिर्फ तब करवाए जाते हैं जब मुखन्नस मुश्किल वाला केस हो, यानी एम्बिग्युइटी हो जेनाइटल्स में, तब करवाया जाता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो कि कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है जिनको, या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं जो सामने उस वक्त नजर नहीं आते। आज़ाब वही होते हैं जो टिपिकल मर्दों के या टिपिकल औरतों के होते हैं, तो बच्चे में उस वक्त नहीं महसूस होता। प्री प्यूबर्टी यानी 7 साल से 10 साल की उम्र में शायद वो कोशिश करता है माँ को बताने की, बाप को बताने की। माँ बाप अगर उस वक्त परेशान होते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर के ले जाते हैं। अब क्योंकि ये मेडिकल की करिकुलम में इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, तो वो डॉक्टर भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट लिख देते हैं और उसके बाद जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है उसकी तरफ उनका रुझान चला जाता है। वो सेक्स और जेंडर को सेपरेटली नहीं देखते।
ठीक है, जब आप सेक्स और जेंडर को सेपरेटली नहीं देखोगे तो कंफ्यूजन रहेगी ना। लड़का का लफ्ज सिर्फ बताता है, बायोलॉजिकल सेक्स नहीं बताता है। मेल का लफ्ज बायोलॉजिकल सेक्स बताता है। इसी तरह एक्स एक्स बायोलॉजिकल सेक्स बताता है, यानी ये क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन है। एक्स वाई क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन है। एक्स वाई औरतों में भी हो सकता है, एक्स एक्स मर्दों में भी हो सकता है, ये इंटरसेक्स वेरिएशन है। बट हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्मल जो आप एवरेज बताते हैं ना 46XY 46XX, वो आमतौर से सिस जेंडर होते हैं, यानी उनको जो बता दिया जाता है वो उसी के लिहाज से ग्रो करते हैं, उनको डिस्फोरिया नहीं होता। बट जिसको डिस्फोरिया हो उसको भी तो आपको तिब्बी सहूलियात देनी है ना। एग्जैक्टली। तो दिमाग अफजल है, ठीक है। अगर उसका दिमाग ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ, वही बताएगा ना मैं कौन हूँ। नहीं, मेजोरिटी तो ऐसे लोग बोल देते हैं ये तो जेंडर डिसऑर्डर है, इनको तो कोई बीमारी है। हाँ देखो, तो ये मुझे अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं, किसी की बात नहीं करते, मुझे भी बोलते हैं। अच्छा तो चलो आज ये क्लियर हो जाए। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर 2015 से पहले, एक्चुअली 2011 से पहले मेडिकल की किताबों में था, ठीक है। जो WHO और ICD निकलता है ना, ICD 10 में था, 10 के बाद से चेंज हो गया, ठीक है। DSM 5 में नहीं है, सही है। ये चंद वो किताबें हैं जो हर डॉक्टर को बताई जाती हैं कि इसमें तमाम बीमारियां जो आज तक दरियाफ्त हुई हैं, उनका इलाज वगैरह हो रहा है, वो वहां पर मेंशन होती हैं, ठीक है। हमें वो पढ़नी होती हैं। उनकी बेसिस पे हम ये बताते हैं कि हाँ जी ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, या ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, ठीक है। सो जब आपकी इतनी नॉलेज हो जाती है और आपको वो नॉलेज अपडेट करती रहनी होती है, क्योंकि रिसर्च हो रही है ना, जो नई रिसर्च आ रही है उसको भी तो इनकॉर्पोरेट करना है। सो 2015 के बाद से हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का लफ्ज नहीं यूज करते, क्योंकि ये आइडेंटिटी का कोई डिसऑर्डर नहीं है। आपकी शिनाख्त आपका दिमाग ही बताता है हर सूरत में। 30-35 साल तक कन्वर्जन थेरेपीज होती रही, उनकी रिसर्च ये बताती है कि किसी को भी आप अगर कन्वर्जन थेरेपी के लिए भेजेंगे, वही बाद में वो मजीद डिप्रेस हो जाएगा, उसको एंटी डिप्रेसेंट्स पर डाल देंगे, आप दिमाग को आप उसको सुला दें, तब भी वो वही कहेगा जो पहले कह रहा था। अगर वो कह रहा है कि मैं लड़की हूं तो वो लड़की है, अगर वो कह रहा है कि मैं लड़का हूं तो वो लड़का है। और इसको तस्लीम करने के लिए आपके पास ये साइंसी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ 40 से ज्यादा मेडिकली रिकग्नाइज्ड कंडीशंस हैं जिनसे इम्पैक्ट होने वाले लोग ही बोल सकते हैं, या दे मे वांट टू ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशनिंग के अपने स्टेप्स होते हैं। कुछ लोगों का डिस्फोरिया हाई नहीं होता। डिस्फोरिया वो कश्मकश है जो मुतजन्निस अफराद, ख्वाजसरा अफराद महसूस कर सकते हैं कि जी हम जिसको सोसाइटी कहती है लड़का, हम उस तरह फिट नहीं हो रहे, या जिसको सोसाइटी कहती है लड़की, हम उस तरह फिट नहीं हो रहे, ठीक है। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉन बाइनरी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो एजेंडर होते हैं। क्या ये नई टर्म्स हैं? शायद नई टर्मिनोलॉजी जरूर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये कैफियत पहले से है। इनके अल्फाज मुख्तलिफ यूज होते थे पहले। वक्त के साथ साथ जब साइंस ने तरक्की की है तो ये प्रूव हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं जब मैंने कुरान में तर्जुमे पढ़ना शुरू किया, जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो सूरह लुकमान में लिखा हुआ है ओनली गॉड नोज व्हाट इज इन द मदर्स वूम, सिर्फ अल्लाह को पता है कि माँ के पेट में क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, अब तो अल्ट्रासाउंड भी होता है, अब तो MRI भी होता है, अब तो आप नीडल डाल के माँ के पेट से वो फ्लूइड लेके एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। कुछ टेस्ट और इमेजिंग हो सकती है। उस टेस्ट और इमेजिंग से पता जो चलता है वो जेंडर नहीं होता, वो बायोलॉजिकल सेक्स होता है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल सेक्स यानी आज़ा, हार्मोन्स, क्रोमोसोम, ये सब बताएंगे कि आपका जिस्म किस हालत में होगा। ये नहीं बताते कि आपकी जो सिन्फ है, जो आपकी शनाख्त है, जो आपका दिमाग आपको कह रहा है जेंडर, वो क्या होगा। वो आप तभी बता सकते हो जब आप बोलने लगते हो, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हो, अपनी चॉइसेस बताने लगते हो। चॉइसेस इन द सेंस के मुझे गाड़ियों से खेलना है, मुझे गुड़ियों से खेलना है, मुझे घर घर खेलना है, घर घर में मेरा रोल क्या होगा, तब ये नुमायां होना शुरू होता है। और माँ बाप को आमतौर से अंदाजा हो जाता है कि ये कन्फर्मिंग है स्टीरियोटाइप्स में, या ये नॉन कन्फर्मिंग है। कन्फर्मिंग का मतलब है ये उससे एग्री करेगा जो इसको बताया गया कि हाँ जी तुम लड़के हो, वो लड़का हो क्या खुश है, वो उसको कोई उसमें एतराज नहीं है, वो उसी तरह बिहेव भी कर रहा है।
बट जो नॉन कन्फर्मिंग है वो समवेयर इन बिटवीन होंगे कि जी मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी बेहतर करता हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं लगता। मैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन कन्फर्मिंग अगर थी, मुझे डिस्फोरिया नहीं था, बट मुझे ये समझ आने से पहले कि टॉम बॉय क्या होता है, मुझे टॉम बॉय का लेबल मिल चुका था। अच्छा, टॉम बॉय क्या होता है? सो टॉम बॉय वो बच्चियां हैं जिनमें थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी ज्यादा नजर आती है। वो छोटे बाल रखना चाहती हैं, वो क्लोथिंग उनकी, कपड़ों की चॉइस उनकी होती है। मैं जैसे पजामा शर्ट में, पैंट शर्ट में, जीन्स शर्ट में निकल जाती होती थी। ठीक है। सो आप उसको नॉन कन्फर्मिंग इसलिए बोलोगे क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़कियां शलवार कमीजें लड़कियों वाली चीजें पहनेंगी, लड़कियों की चीजों में नजाकत होती है। ठीक है। मेरी मेरी चॉइस उससे थोड़ी सी फर्क थी एंड मेरे पे कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी। हाँ, जब प्यूबर्टी आती है तो हार्मोन्स आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। वो वाले हार्मोन्स आपके जिस्म के ऊपर जब असरअंदाज हो रहे होते हैं, उस वक्त भी ब्रेन की डेवलपमेंट चल रही होती है। तब भी आपको एहसास आ सकता है कि क्या मैं जो हूं, मैं वही नजर भी आ रहा हूं, क्या मैं उसी तरह दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। वी मूव थ्रू द वर्ल्ड, राइट। हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। मैं एक औरत की तरह से दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ, तुम भी एक औरत की तरह से दुनिया को एक्सपीरियंस करती हो। हैं? जो भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने आप को मर्दों की तरह से दुनिया को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन हमने तो एक कैटेगरीज बना दी है ना कि आप लड़की हो, मैं ख्वाजसरा हूँ, वो मर्द है, निशा, तो कैटेगरी इस तरह। किस लिए बनाई जाती है? चलो इस पे भी एक बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जी शनाख्ती कार्ड के ऊपर क्यों लिखा हुआ है। यस। हम घबरा सकते हैं, हम तशद्दुद का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अगर जेंडर लिखा होता है तो मेडिकल पर्सन होने की वजह से मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि हमें सहूलत हो जाती है, एज अ डॉक्टर हमें सहूलत हो जाती है कि हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मेल लिखा हुआ है तो इनके पास मेल अज़ा होंगे इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, इन केस के कोई बेहोश मिलाए हमें, इन केस के कोई बाज़ औक़ात आपको इस तरह की केसेस मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लाइन में लगना है, छोटी मोटी इस तरह की जो बाकी सोसाइटी की चीजें होती हैं, उसमें भी आपको सहूलत हो जाती है। सही। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। बीमारियों के भी नाम जो होते हैं, देखो एक कुछ होती हैं कंडीशंस जो आपके साथ याद रहती हैं, कुछ होती हैं बीमारियां, कुछ होते हैं ऐसी बीमारी जो लाइलाज है। ठीक है। जब आप बीमारियों की कैटेगराइज पे आते हैं, जो मैं कह रही थी कि DSM-5 में चेंज हो गया, ICD-10 में चेंज हो गया, बीमारियों की यानी तशखीस, एक चीज की तशखीस होना, उसके बाद उसका लाहेअमल चेक करना, क्या कर सकते हैं इनके लिए जिससे इनके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे, इनकी सेहत बरकरार रहे, ये दुनिया अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सके। डू नो हार्म डॉक्टर्स की कोड ऑफ एथिक्स में होता है। ये भी होता है कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखते हैं ताकि बीमारी कोई भी हो, हमें उसका इलाज ऑफर करना है। अच्छा, हम देखते हैं जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं या हमारे पास थीसिस के लिए आते हैं या हमसे डॉक्टर बात कर रहे हैं या मैं खुद मेडिकल चेकअप के लिए जाती हूँ, तो डॉक्टरों को कोई नॉलेज ही नहीं होता हमारे बारे में। उन्होंने किस तरह बात करनी है, हमारी रिपोर्ट मेडिकल किस तरह होगी या हमारा चेकअप किस तरह होगा। ऐसा मुझे लगता है कि कराची शहर इतना बड़ा है, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा डॉक्टर नहीं है। निशा, मैं तुमसे बड़ा खुल के बात करती हूँ। देखो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मेडिकल गेट कीपिंग की नज़र हो जाती हैं। मेडिकल गेट कीपिंग का मतलब है कि ऑल्दो उनके ऊपर रिसर्च हुई भी है, वो बाहर दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, बट हमारे मुल्क में उसकी चर्चा नहीं है, वो आम बात नहीं है। जब एक चीज़ तुम्हारे निसाब का ही हिस्सा नहीं है तो उसके बारे में मेजॉरिटी को नहीं पता होगा। मैंने क्या कहा, मैंने बाहर से पढ़ा, मैंने रिसोर्सेज यूज की इस बारे में जानने के लिए। मैं भी तो MBBS हूं ना, मेरे करिकुलम में ये नहीं था। मैंने कुछ डिजीजेस पढ़े जैसे कि वो डिसऑर्डर हो, यानी कि वो ताहियात आपके साथ एक बीमारी चिपक गई है। ठीक है। सिंड्रोम। अब तुम लफ्ज देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं निशा इस बच्चे को कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपोप्लेजिया हो गया है, अब ये सुन के वहां पे माँ बाप के ओ माय गॉड, समझ रही हो? या मैं कहूँ तुमको एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो गया, अब ये इतना बड़ा
वर्ड है। हाँ, मतलब ये कंडीशन का नाम सुन के ही माँ-बाप घबरा जाएँगे ना। हालाँकि इसका सिर्फ़ ये मतलब है कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी-सी डिफरेंट फंक्शन करती है, बस। हाँ? बिल्कुल ऐसे जैसे हम डाउन्स वालों की कंडीशन समझते हैं, हमें पता है कि उनका जेनेटिक वेरिएशन है। अभी डाउन्स वालों को भी बीमार तो नहीं बोलते ना, डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है? सो मेरी जो बहस अक्सर हो जाती है वो ये आती है कि आप डिसऑर्डर मत बोलें, मुतजन्निस अफ़राद हों, ट्रांसजेंडर यस। अफ़राद हों, जब उनके गेज करने डिस्फोरिया को गेज करने के स्केल्स बन चुके हैं, आपको उनकी शख्सियत में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी मालूम पड़ रहा है, आपके सवाल जवाब इस नौइयत के, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई भी हो कि आपको पता हो कि हिस्ट्री में आपने पूछना क्या है, आपने उनको एग्जामिन कैसे करना है और कब नहीं करना है। मैं फिजिशियन हूँ, मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं उस तरह की एग्जामिनेशन नहीं करूंगी जिस तरह की सर्जन करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं हर ऐसा। चीज एग्जामिन करते हैं। तो कहीं कहीं पे मेडिकल एथिक्स क्वेश्चन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई। मैं चाहती हूँ तुम्हारी पॉडकास्ट जहां तक पहुंचे, लोगों को इनकरेज करो कि ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर एक फील्ड है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर जो मुंह में आए वो ना बोले। अच्छा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, लोग उनको फॉलो ही नहीं करते कि ये ट्रांसजेंडर हैं, ये सर्जरीज करवा के ख्वाजसरा बने हुए हैं, तो बोलते हैं ये अच्छे खासे लड़के थे। इसके बारे में क्या आपका देखो देखो वही बात ना, अच्छे खासे लड़के थे तो मेजोरिटी लोग तो समझते हैं ख्वाजसरा पैदा ही लड़के होते। क्यों? क्योंकि ट्रांसमेन की विजिबिलिटी नहीं है, नॉन बाइनरी की विजिबिलिटी नहीं है, मुतजन्निस अफराद की विजिबिलिटी कम है ना, माइनॉरिटी है ना ये। फिर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट तो चलो, मतलब ख्वाजसरा कम्युनिटी वाले लोग तो चलो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। जब ट्रांस पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका है, कुछ लोग उससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं ना, किसी किसी को तो फायदा हो रहा है, कुछ लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं है, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके राइट्स किस तरह से यूज हो रहे हैं। प्लस एक बड़ी डिबेट हो जाती है कि जी अगर मैं अपने आप को मर्द समझता हूँ तो मुझे एक्स कार्ड नहीं चाहिए, उसके बारे में मजीद वजाहत की जरूरत है। अगर मैं अपने आप, मैं ख्वाजसरा हूँ लेकिन अगर मैं अपने आप को औरत समझती हूँ तो मुझे एक्स कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ ख्वाजसरा कहते हैं कि जी हम में तो दोनों रूहें हैं ना, हम तो मतलब थर्ड जेंडर है ना, तो थर्ड जेंडर के लिए एक्स आपको समझ में आ सकता है, बशर्ते कि वो कहें कि हाँ जी हमारा जेंडर मार्कर ये है। बट अभी तो यही बात क्लियर नहीं हुई। सो इसमें फेक होना कुछ नहीं होता, कोई प्रिटेंड नहीं करता। जितना जुल्म और जितना जेंडर बेस्ड वायलेंस, अब ये तुम यहाँ की न्यूज उठा के देख सकती हो, जितना ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस मेरा एक सवाल है, माइनॉरिटीज मैं के आगे ऊपर पूछ, होता हाँ। है, माइनॉरिटीज के साथ होता है, उतना सिसजेंडर लोगों के साथ तो नहीं होता ना। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हम पता है कि मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर अगर ख्वाजसरा अपनी सर्जरीज करवाते हैं तो वो इलीगल लिया जाता है, और अगर कुछ ख्वाजसरा अगर करवा भी लेते हैं तो हमारी कम्युनिटी ही उनको बोलती है कि आप जहन्नुम में जाओगे, आपने ये बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। तो ये मुझे समझ में नहीं ये आता। इसलिए होता है निशा, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो भी बटे हुए हैं ना, उनकी भी जो तहकीक है, उनकी भी जो रिसर्च है वो महदूद है। ये बात अगर बड़े स्कॉलर्स की, बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स की, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर्स की ली जाए, मैं एक मेडिकल आर्टिकल है ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का, तसियल जिन्स के नाम से 2021 में शाया हुआ था। आमतौर से जो मुझसे जब ज्यादा पूछता है कोई, तो मैं कहती हूँ कि भैया प्लीज अपनी नॉलेज में इजाफा करें। जब सर्जरी की बात होती है ना निशा, तो सर्जरी एंड में की जाती है। ये अलग बात है कि यहाँ पर ये नॉलेज नहीं थी, तो लोग सोशल ट्रांजिशनिंग, हार्मोनल ट्रांजिशनिंग और सर्जिकल ट्रांजिशनिंग के रूट को फॉलो नहीं करते। मैं WPATH मेंबर हूँ, मैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो करती हूँ, ठीक है। उनके स्टैंडर्ड ऑफ केयर में है कि पहले आप सोशल ट्रांजिशनिंग करते हैं, अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं, सोशली एक्सेप्टेंस देखते हैं, आप अपना प्रेफर्ड नेम और प्रोनाउंस यूज करते हैं, उस लिहाज से आप बातचीत करते हैं, लोगों में फिरते हैं, आप देखते हैं कि कौन आपका साथ दे पा रहा है, किसी पे जबरदस्ती नहीं होती।
ठीक है, इसमें माँ बाप शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फैमिली रिजेक्शन बहुत बड़ा कॉज है कि ट्रांस पीपल को बहुत मुश्किल होती है क्योंकि फैमिली साथ नहीं देती। ठीक अब है, वो सारे जितने भी ख्वाजासरा हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन वो घर नहीं जा रहे होते। क्योंकि उनकी फैमिली उनको मिसजेंडर करती है, उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनसे ले जरूर लेती है, उनको दे नहीं पाती, शिनाख्त कबूल नहीं कर पाती उनकी। वो भी इस वजह से क्योंकि अगेन देखो ना, आज मैं अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रेन करना शुरू करती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, मैं पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ, राइट? पिछले 8 साल में कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है ना, कुछ लोगों की तो नॉलेज बढ़ी है ना। अकेली अगर मैं ये करूंगी तो कितने लोगों को कर पाऊंगी? दही लगाया है कभी निशा? मैंने दही लगाना आता है? नहीं। तो तुम समझो मैं दही लगा रही हूँ। क्या होता है कि आप ना थोड़ी सी दही जो बची हुई होती है ना, उसको आप एक ऐसे मिट्टी के कुंडे में करते हैं, कुंडे समझती हो? यस। ठीक है, उसमें आपने दूध गर्म करके रखा होता है, ठीक है। और आप ना उसमें थोड़ा 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 दही नहीं लगा देते और उसको ओवरनाइट ना रख देते, ठीक। हिलाए कोई नहीं फिर उसे, फिर वो दही ना ग्रो करते करते जम जाता है, आपकी डिश पूरा सुबह में आपके लिए दही तैयार हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि मैं लोगों को इंफॉर्मेशन देती हूँ और मेरी फिर उनसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज अगर वाकई आपके नियत में फलाह है, अगर आप हेट्रेड स्प्रेड करने के बजाय, लोगों में इश्तियाल बढ़ाने के बजाय आपकी नियत अगर साफ है और आप वाकई खिदमत खल्क करना चाहते हैं, तो खल्क तो यस, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तमाम इंसान काबिल एहतराम है। हाँ, क्या होता है कि जब आप पहले से ही सोच लेते हैं ना कि वो अच्छा इनका तो पेशा ऐसा है कि इनको इज्जत मिल नहीं सकती, मैं फिर उस पे आती हूँ कि जो सेक्स वर्कर है उसको शर्मिंदा करने के बजाय जो उसका उसका सर्विस ले रहा है उसको क्यों नहीं शर्मिंदा करते? उसको तो कोई देखता ही नहीं है। यही तो मसला है। सीधा देख रही हूँ। वो जो मैंने तुमसे बात की थी, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स जब बगैर तहकीक के बात करते हैं, उनको सुनने वाले बहुत लोग हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत लोग हैं, तो वो उनको मुतासर करता है ना। जब उनको वो मुतासर करता है, वो क्या करते हैं? वो आपके दिल में उनके लिए बुराई डाल देते हैं, कदूरत डाल देते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपकी पहुंच 2 लोगों तक भी है तो कम से कम सही बात पहुंचा देना। जिम्मेदारी के साथ हम अब डिजिटल एज में रहते हैं, क्योंकि हम अब डिजिटल एज में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कोई भी एक चीज शेयर कर रहे हैं, फोन से अपने रील बढ़ा रहे हैं, आगे कुछ भी शेयर कर रहे हैं, कम से कम उससे पहले चेक कर लें कि यह सही है भी कि नहीं। अपने मजहब को कंधा बना के उसके ऊपर बंदूक रख के चला देना सही बात नहीं है। अच्छा सना, पाकिस्तान में इस वक्त जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस पर आपका क्या टेक है? मेरा टेक जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बहुत सिंपल है। मैं तो आजकल इसके अगेंस्ट बहुत बात करती हूँ निशा, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस खाली हाथापाई और फिजिकल टॉर्चर नहीं होता। जेंडर बेस्ड वायलेंस की कई मिसालें हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस की टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम खाली ख्वाजासराओं के ऊपर ही बात कर लें तो तुम ये देखो कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को मालूम है कि इनके तो हुकूक है नहीं या मिलते नहीं है, तो उनको दबाना आसान हो जाता है, उनके साथ ज्यादती करना आसान हो जाता है। और ज्यादती फिर हर तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो सकती है, वर्कशॉप हरासमेंट हो, वर्क प्लेस हरासमेंट हो सकती है। ठीक है, कई तरह की बातें, रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। रिपोर्ट तो करवा ही नहीं सकते, नॉलेज ही नहीं है। तुम मैं लोगों खुद को ये हेल्प काम करती हो, यस। तुम्हें तो इस बारे में और ज्यादा पता है। प्लस कितनी अजीब सी बात है निशा के तुम तो पुलिस में रिपोर्टिंग की बात कर रही हो ना, कितने जर्नलिस्ट हैं जो ये सीखे हैं कि ख्वाजासराओं के लिए या मुतजन्निस अफराद के लिए जब आप कोई बात करने जा रहे हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए, लिखा और बोला जाना चाहिए। यस। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो चाहूंगी कि मैं उनको भी सिखाऊं। मैं सिखाने के अलावा क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास जो नॉलेज है मैं तुम्हें दे सकती हूँ, जो मुझसे सीखना चाहे मैं उसको दे सकती हूँ। सीखने वाला तो बनो। अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बढ़ावा देने के लिए सोशल और कल्चरल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? सबसे पहली चीज होती है कि जब आपको क्लैरिटी नहीं होती तो आप सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं।
जब आप सुनी-सुनाई बात पे यकीन करते हैं, वो सुनी-सुनाई बात आपके फीलिंग्स को और जज़्बात को बढ़ा के नेगेटिव को बढ़ा सकती है, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव सोच रहे थे, तो आप में इश्तियाल आ सकता है। ट्रांसफोबिया बढ़ सकता है। हम क्यों वायलेंट होते हैं निशा? हम किसी को मारने क्यों दौड़ते हैं? तुम बताओ? हम हमेशा अगर हम पावर में हैं या आगे वाला कमज़ोर है, मैं तो यही बोलूँगी कि कमज़ोर आदमी पे तो हर कोई मारने को भागता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको दबाया जा सकता है, यस। ठीक है? दूसरा पावर स्ट्रगल हुँ, होता है, तो आपको अपना कंट्रोल रिक्लेम हुँ, करना होता है। कोई भी पर्सन पावर की पोज़ीशन में है, तो वो यही कर सकता है। चॉइस है उसके पास हुँ, कि वो मदद कर ले, हुँ, ठीक है? लेकिन लोग अपना मफ़ाद पहले देखते हैं। सही कहा। जो शख्स अपना मफ़ाद पहले देखेगा, आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है हुँ, हुँ, कि जी इन्होंने ये किया और उसके कुछ अरसे के बाद इनका कितना फ़ायदा हो गया। हाँ? और मैं यहाँ पर दुनियावी मफ़ाद की बात कर रही हूँ। किसी को अगर दीन के बारे में बात करनी हो, तो हमारा दीन बड़ी गुंजाइश रखता है। हमारा दीन किसी को सिर्फ़ मुशरिक को बाहर करता है कि कोई शिर्क ना करे, वो हमारे दीन से अलग है। बाकी तो सबके लिए गुंजाइश है और मग़फ़िरत तो सबको मिलेगी जो माँगेगा। उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है ना। लेकिन फिर बात कहीं और चली जाएगी कि ख्वाजा-सराओं को तो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान ही नहीं समझा जाता। देखो, जो नहीं समझ रहा, ये वो गलती पे है ना। हुँ, अगेन मैं कहूँगी, जब डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल गैर अखलाकी तौर पे होगा, गैर जानिबदाराना तौर पे होगा, तो मज़लूम मज़ीद पिसेगा। एक माइनॉरिटी मज़ीद अपने हकूक़ माँगने के लिए परेशान होगी। क्यों लड़ना पड़ता है राइट्स लेने के लिए? राइट्स के इसलिए लड़ना पड़ता है कि जो हमारे खुद के राइट्स हैं, हम अपनी लाइफ़ को सेव कर सकें, अपनी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। वो मैं समझ सकती हूँ, बट हुँ, व्हाई फाइट? तो अपने आपका हक है ना। हाँ, अपने राइट्स के लिए हर कोई फाइट करता है। कौन नहीं मैं ये कह रही हूँ, फाइट का लफ्ज़ क्यों यूज़ हो रहा है? क्यों लड़ना है? आप बैठो, डिस्कशन करो, आपका राइट आपको मिलना चाहिए। लड़ाई या रेज़िस्टेंस तब आता है, हुँ, हुँ, जब जिससे आप बात कर रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन कम है, हुँ, उसको नॉलेज कम है, उसको लाहे-अमल ही नहीं पता, उसको लॉ नहीं पता। मैं डॉक्टर हूँ निशा, हुँ, हुँ। कितने डॉक्टर्स हैं जो लॉ समझते हैं सही से? मुझे लगता है बहुत कम होंगे। है ना? क्यों? क्योंकि उनका वो कह देते हैं हमारा उनकी शोभा फ़ील्ड नहीं है, नहीं है। हमारा शोभा नहीं है, यस। ठीक है? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं। हुँ, अब तुम खुद सोचो कि अ, हमारे यहाँ अब कल्चर ये हो गया है हुँ, कि छोटे-छोटे यंग बच्चे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हुँ, हुँ, उनसे आप पैसे देके कुछ भी बुलवा लें। हुँ, हुँ। सही बात है। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि इसमें उसका मफ़ाद भी हुँ, है, उसकी चर्चा भी हो रही है, फ़ेमस भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, ठीक है? फ़ायदा जिसको हो रहा है वो कि मैं ये बोलती हूँ, यार आपकी तरक्की अगर किसी का सर कुचल के हुई है ना, हुँ, हुँ। तो ये कैसी तरक्की है? दूसरों को तकलीफ़ दिखा के। उससे आपका दिल मुतमईन होगा। कुछ लोगों का दिल मुतमईन होता है भाई। लेकिन आजकल तो यही चल रहा है, दूसरों को दबाकर, दूसरों को धोखे में रख क्या ये कर। अफ़सोसनाक बात नहीं है? लेकिन मैं समझती हूँ कि लोगों के आजकल जो ज़मीर हैं वो मुर्दा हो गए। मुर्दा तो नहीं है, बस उनकी सिमत बदल गई है। मेरा ख़्याल है उनका क़िबला दुरुस्त होने की ज़रूरत है, ठीक हाँ, है? ये बात। और वो कौन कर सकता है? वो मैं और आप जैसे लोग कर सकते हैं। जिनकी जिनकी नियत ये होती है कि जी, अगर आपका एक्टिविज़्म भी है, तो वो एजुकेशनल हो, किसी को उससे फ़ायदा हो, हुँ, आप रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स दो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की, मैं कहूँगी इंटिमेट पार्टनर वायलेंस की भी हुँ, बात कर लेते हैं। हुँ, हुँ, जब आपको ये पता होता है ना कि इस शख्स ने आपसे हट के कहीं नहीं जाना, हुँ, हुँ, तो वो एक मजबूरी की हालत में आ जाता है, वो नीचे आ हुँ, जाता है। हुँ, फिर आप तो पावर में, आप जो बोलेंगे वो होगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब नहीं बोलेंगे पटाख, आपने फिर वायलेंस को यूज़ करके हुँ, हुँ। तो उनको आपने वापस अपनी जगह पे पहुँचा दिया। आप उनको ऊपर आने ही नहीं दे सकते, आप उनको बराबर ट्रीट ही नहीं कर सकते। सो जहाँ साइकोलॉजिकल डायनामिक्स की बात हुँ, है, हुँ। दे कम इनटू प्ले इंटिमेट पार्टनर वायलेंस में, कि जी मैं इसको मारूँगा भी तो ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा सना, जेंडर बेस्ड वायलेंस पर बात करते हैं। औरतों का वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ हुआ है। फिर भी जेंडर बेस्ड वायलेंस में रोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है।
ये चीज़ें रोकथाम की तरफ क्यों नहीं आ रही? क्या हमारा जो कानून है, जो औरतों के, वो कमज़ोर हो गया है? कानून तो कमज़ोर नहीं है, कानून की इन्फॉर्मेशन किसको है? कितनी बच्चियाँ हैं जो निकाहनामा पढ़ती हैं अपना? कितनी बच्चियाँ हैं जिनके निकाहनामे क्रॉस हुए होते हैं मुख्तलिफ खानों में? तुम्हें तो पता है। हाँ, ये चीज़ें तो हैं, क्यों हम तो करवाते हैं, लेकिन जो जिसका निकाह हो रहा था उसको कुछ नहीं पता होता। यही तो कह रही हूँ। तो अवेयरनेस की कमी, कानून कमज़ोर नहीं है। हुँ, कानून जो कानून में वज़ाहत की ज़रूरत है वो तो होना चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? लेकिन जहाँ तक वायलेंस की बात हुँ, आती है, देखो जब आप खौफज़दा होंगे ना हुँ। अपनी जान के लिए, तो आप अगले को मारेंगे। ये बात सही है ना? मेरे बच्चे पे कोई हमला करेगा तो मैं उसे काट खाऊँगी ना। मेरी औलाद को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो ये मेरा प्यार है ना उसके लिए कि मैं अगले को मार भी सकती हूँ, राइट? सही कहा। तो हम अपनी एंगर को, यानी एंगर यानी गुस्सा आना नॉर्मल है, एग्रेशन को मैनेज नहीं करते। आपने देखा होगा रोड पे झगड़े हो रहे होते हैं, रमजान में रोजे में लोग होते हैं और झगड़ रहे होते हैं, हाँ? तो फिर वो उस वक्त तो जेंडर का भी ख्याल नहीं कर रहे होते, राइट? लेकिन ये बात सही है कि जो थोड़ा भी कमजोर लगेगा ना, एग्रेशन उस पर निकल सकता है, वायलेंस उसके साथ हो सकता है। तुम तो खुद वायलेंस भुगत चुकी हो निशा। मुझे याद है जब तुम्हारे साथ जो है ये फिजिकल वायलेंस हुआ था, हुँ। और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ था उस वक्त कि वाई, तुम तो माशाल्लाह से लॉयर हो, राइट? तुम तो क्या बोलते हो उसको, हलाल कमा रही खा रही हो, हुँ, हुँ। राइट? इज्जत की रोटी खा रही हो। फिर तुम्हें क्यों, सिर्फ इसलिए कि ये ख्वाजासरा है इसलिए? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी ये गलत है, ये इनको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। लेकिन सोसाइटी में हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस है। समझना ही नहीं पा रहे। देखो, क्या तुम किसी को बार बार बोलो कि जी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, उसको तौफीक हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी, बल्कि तो वो थोड़ा जब इरिटेट करेगा। जब अल्लाह ने कह दिया आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी है और उस पे लोग नहीं काम कर रहे, अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे, दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, बाय चॉइस कर रहे हैं ना निशा। पता तो सबको है कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा, हाँ? लेकिन फिर आपकी चॉइस आ जाती है ना, यू आर फ्री। आपकी चॉइस अगर किसी को नुकसान दे रही है तो आपको सोचना चाहिए। आपके अल्फाज अगर किसी का दिल तोड़ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं तो भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने रस्सी दराज की होती है। कितनी मिसालें हमारे पास, आपके हाथ में ना। मैं भी तो देखो, जो नॉलेज इस वक्त मुझे है स्पेशली ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर के बारे में, मतलब मेरा मुझे तकलीफ होती है जब मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाऊं और वो कहें कि नहीं जी हमारे तो आके डंडे बरसाने शुरू हो जाएंगे, माँ बाप कहेंगे कि हमारे हुँ, बच्चों को क्या सिखाना आपने शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी तक माँ बाप ने आपसे पूछा है कि करिकुलम में क्या है? आप हर किस्म की बीमारी पढ़ा रहे हो, तो बीमारी के बजाय वैरायटी इन ह्यूमंस क्यों नहीं पढ़ा रहे, ताकि उनको वो तिब्बी सहूलियात मिल सके। आपकी हेल्थ केयर इंक्लूसिव नहीं है। मैं क्योंकि हेल्थ केयर से हूं ना, तो मेरा दिल उधर ज्यादा, मैं उसके बारे में ज्यादा नॉलेज रखती हूँ, ठीक है? हाँ, जहाँ जेंडर बेस्ड वायलेंस आ गया, वहां पर तुम ये देखो कि हेल्थ केयर सेटिंग में भी आप वायलेंस का शिकार हुई, हुँ। आप अस्पताल पहुंची, अब वहां आपको केटर ही कोई नहीं कर पा रहा। किस वार्ड में डालें कभी सवाल नहीं होना चाहिए। अगर बज़ाहिर तौर अगर तुम औरत दिख रही हो तो तुम तो औरतों वाली वार्ड में ही जाओगी ना, या ज्यादा में ज्यादा तुमसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आपका जेंडर हम क्या लिखें। हुँ, हुँ। पूछने में क्या प्रॉब्लम है? और मतलब ये तो बहुत बहुत बेसिक बात है, बेसिक एटिकेट्स हैं कि आपको डिग्निटी, किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं आती है। आपने क्यों अपने से नीचे, ये कॉन्सेप्ट है ना कि जी ओ अच्छा कोई अगर बहुत ज्यादा नमाजी परहेजगार है तो वो सीधा जन्नत में ही जाएगा, ये अजम्पशन है ना। अल्लाह को दिल का हाल पता है, राइट? हुँ, हुँ। अल्लाह को बहुत से, मतलब मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम जब चाहे कोई सेनेटर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो, जो भी जब बात करता है ना, हुँ, हुँ। तो वो अक्सर इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं ये बात बताने में, ठीक है? आज तक, और लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड,
आज तक मेरे पास कोई ऐसा गे, लेस्बियन, पैनसेक्सुअल, सेक्सुअल माइनॉरिटी ऐसा शख्स नहीं आया जो सिर्फ इस वजह से ट्रांजिशन करना चाहता हो कि वो गे है या वो लेस्बियन है। गे लेस्बियंस डोंट ट्रांजिशन, दे डोंट नीड ट्रांजिशनिंग। उनके हेल्थ केयर में ट्रांजिशनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। सो कोई भी ख्वाजसरा हो, मुतजन्निस हो, जो ट्रांजिशनिंग कर रहा है अंडर मेडिकल केयर, वो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ओ अच्छा ये तो लॉ का मिसयूज करेंगे, ये इस वजह से ट्रांजिशन कर रहा है क्योंकि उसको कोई हवस है इस तरह की। तो ये बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, मालूम होनी चाहिए। उनका स्ट्रगल बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का है। पाकिस्तान में उनको ये वाला इशू नहीं है कि उनको हेल्थ केयर की तरफ से कुछ और। हाँ, HIV उन लोगों में ज्यादा है, ठीक है। लोगों ने ख्वाजसराओं के ऊपर लेबल कर दिया ना HIV, हर बिकॉज कोई यही बोलता है HIV ख्वाजसरा को मतलब ही है। मैं जब जी। हेल्थ केयर की बात करती हूँ ना, तो मेरे पास भी डॉक्टर हजरात हैं जो कहते हैं मैडम HIV भी तो कब से काम हो रहा है। मैंने कहा आई एम सॉरी बट प्लीज अपना लेंस हटाएं, ख्वाजसराओं को HIV कम होती है, MSM को ज्यादा होती है। सही। फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको? वो थोड़ा हैरान होते हैं, वो थोड़ा सीखना चाहते हैं, बट उनको डाउट्स होते हैं। वो ये कहते हैं कि जी कहीं ये हमारे मजहब से हटके तो नहीं है। तो दैट मीन्स नॉलेज गैप्स है ना, वो नॉलेज गैप कोई तो फिल करेगा ना। दैट्स व्हाई आई चोज कि मैं एजुकेशनल एक्टिविज्म करूंगी। लोगों को अगर मैं कोई अच्छी बात सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, तभी तो मैं ये करती हूँ। मैं तो पता है मैं इसलिए करती हम्म। हूँ। अच्छा, मेरा एक बहुत अहम सवाल है मीडिया से रिलेटेड। जेंडर बेस्ड वायलेंस में मीडिया का क्या किरदार है? और जबकि मारिया बी और इस तरह के लोग जो ट्रांसजेंडर्स के मुखालिफ बात करते हैं, उनकी वीडियोस को रोज सोशल मीडिया पर उसको बहुत हवा दी जाती है। हम्म रिसेंटली एक पॉडकास्ट करते हैं शहजाद गियास, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, हम्म उनको सेल्फ डेफिमेशन का नोटिस दे दिया था मारिया बी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने सच बोला था। हम्म तो इन चीजों को कैसे हम देखते हैं? आप कैसे देखती हैं? मैं ये कहती हूँ कि किसी का भी ओपिनियन फैक्ट नहीं होता, वो ओपिनियन होता है। और पाकिस्तान में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो भी कुछ कुछ उसके भी नॉर्म्स हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर वर्कशॉप भी रखी थी। डिफरेंट इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स से ये काम होते रहते हैं। बगैर ये जाने कि आप जो बोल रहे हैं उससे इश्तियाल हो, मतलब ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा ना जो आप बात कर रहे हैं। हम्म अगर आप अपना ओपिनियन इस तरह से बता रहे हैं कि हम्म मेरा तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोलूं, तो आपको इस बात का फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम्म ये साइबर क्राइम हो जाएगा। लेकिन वो तो सही है, लेकिन जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट करते हैं शहजाद गियास, मैं उनको उन्होंने पहचानती हमारे हूँ। ट्रांसजेंडर की सच्चाई में सच को सामने लेकर आई, तो मारिया बी ने उनको लीगल नोटिस कर दिया देखिए ये डेफिमेशन का। निशा ये पर्सनल हो गया हम्म ना बात, हम्म क्योंकि वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो गया। हम्म मैं क्यों किसी एक पर्सन का नाम नहीं लेती हूँ? बिकॉज इट्स नॉट वन पर्सन, इट इज द कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये एक एक बंदे की सोच नहीं है जो वो रिप्रेजेंट कर रही हम्म है। वो अपने ओपिनियन को इतना फैला चुकी है कि वो कई लोगों का ओपिनियन बन गया ना। हम्म उस ओपिनियन की वजह से जब मेजॉरिटी का ओपिनियन हो जाएगा तो माइनॉरिटी कहाँ जाएगी? ठीक है, ओपिनियन फैक्ट नहीं होता। हम्म सो आपने अगर अपने ओपिनियन को बताना ही है सोशल मीडिया के थ्रू, हम्म तो आप नीचे डिस्क्लेमर जरूर लगाएं कि इसके पीछे मैंने कोई रिसर्च नहीं की हुई। हम्म और अगर कोई जब जब यू नो नोटिस आप किसी को भेजते हैं इस तरह से, तुम्हें पता है कि आप हम्म लीगल वार्निंग भेज हम्म सकते हैं, तो वो तब होता है जब आप पर्सनल हो जाते हैं। हम्म मैं हमेशा से ये कहूंगी कि 4 लोग अगर एक चीज कर रहे हैं, वो 4 लोग दूसरों को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आपको अगर बताना ही है उनके बारे में, तो आप कह सकते हैं कि इन 4 लोगों ने ये काम किया जो कि मुझे बुरा लगा, एज अ पर्सन मुझे बुरा लगा। आप उसमें ना रिलीजन को घसीटेंगे, ना साइंस को घसीटेंगे, ना आप मतलब वो उन 4 लोगों का काम है, उनका फेल है। उनका फेल बाकी सबकी नुमाइंदगी नहीं करता। मेरा अपना जो जाती ओपिनियन है मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो पीका है ना, जिन्होंने साइबर लॉज जी जी पिकेट। बनाए हुए हैं, हम्म उनको एक्टिव होने की जरूरत है। और उनको इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि ज्यादती किसी के भी साथ ना हो। बट आपको साइड में ये भी बता दूं मैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हम्म वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते। अच्छा, ख्वाजसरा हार्मोन्स ले रहे हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं।
डिप्रेशन में तो वो पहले से होते हैं। लेकिन कहते हैं कि हार्मोन्स लेने के बाद भी वो डिप्रेशंस में चले जाते हैं, या ये जो खुद से ही टैबलेट्स ले लेते हैं, उन ख्वाजसराओं के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं ये कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल है। हुँ, खुद से दवाएँ बिल्कुल ना लें। अब जबकि सहूलत मौजूद है कराची में, पाकिस्तान में, तो ज़रूर राब्ता करें ट्रांस अवेयर डॉक्टर्स से। हुँ, ऐसे चंद बहुत बहुत कम लेकिन चंद साइकोलॉजिस्ट्स भी हैं जो इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि देखिए निशा, डिप्रेशन हार्मोन लेने से नहीं होता। लेट्स बी वेरी क्लियर। हुँ, हुँ, एक शख्स जब ट्रांजिशन कर रहा है, अगर उसको अपनी ट्रांजिशनिंग के बारे में मालूम ही नहीं है और वो खुद अपने अंदर इंजेक्शन ठोक रहा है, दवाएं खा रहा है, हुँ, वो अपने जिस्म में ऐसी रद्द-बदल कर रहा है जिसका उसको खुद पता नहीं है। वो जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है। हुँ, हुँ, ठीक है। दिमाग को नुकसान इसलिए भी पहुंच सकता है कि जो रिजल्ट आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मालूम कैसे अचीव करना है। आप मिस डायरेक्टेड मिसाइल की तरह फिर रहे हो। हुँ, हुँ, ठीक है। सो रेगुलर फ्रीक्वेंट अपने हार्मोन लेवल्स चेक करवा के प्रॉपर डॉक्टर के साथ बैठ के समझ के फिर जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो वो जिसको जोबन बोलते हैं ना, हुँ, हुँ। अलग पता चलता है। हाँ। ठीक है। आपको अपने जिस्म को हार्म नहीं करना। हुँ, हुँ, एक ट्रांस अवेयर डॉक्टर आपको कभी हार्म नहीं करने देगा, वरना तुम्हें पता है कॉस्मेटिक्स कितना होता है, लोग बोटॉक्स और लिप हुँ, फिलर्स और अल्लाह जाने क्या क्या करवा रहे हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं इस्लाम लागू होता उस वक्त कि अल्लाह ने जो दिया उसको आपने चेंज कर हुँ, दिया है? हुँ, सिर्फ ख्वाजसराओं के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? जब कोई भी अमल किसी की जहनी नफ्सियात वगैरह को, नफ्सियाती दबाव को बेहतर करे तो वो अमल बेहतर है। ठीक है। कोई भी अमल अगर आपको मजीद हुँ, नफ्सियाती दबाव का शिकार कर रहा है हुँ, हुँ, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। फिर चाहे वो कोई पॉडकास्ट हो, हुँ, हुँ, कोई रील हो हुँ, जो आपको गुस्सा दिला रही है, हुँ, हुँ, आप वो मत देखें, आपके हाथ हुँ, में है ना भाई। ऐसी चीज मत देखो जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, हुँ, आपको रोना आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। हुँ, हुँ, लेकिन अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज जरूर बेहतर करें। अल्लाह मियां ने कहा है कि आप नॉलेज के लिए कुछ भी करो, हुँ, हुँ, इल्म हासिल करो। तो इल्म ही तो है ये कि जी क्यों कोई ट्रांजिशन करना चाहेगा, क्यों किसी को डिस्फोरिया होता है। कई वजूहात हो सकती हैं। अचानक से कोई उठ के नहीं कहता, कोई फेक नहीं करता इस चीज को। अगर कोई फेक करेगा तो किस मजबूरी की हालत में कर रहा होगा, उसको भी गाइडेंस की जरूरत है। सही। हमारा हमारा जो ख्वाजसराओं में भी जो बेगर तबका है, हुँ, हुँ, कितनी मुफलिसी है। उनसे हमदर्दी नहीं कर सकते लोग। इंसान हमदर्दी में कहा। तुम सोचो निशा, तुमने रोड पे भीख मैंने मांगी है, 10 साल मैंने बैगिंग की है। मेरी तरह पता नहीं तुमने कितने किस लोग कर लिए रहे हैं, की है? अपने फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन लेने के हुँ, लिए। तुम्हारे चेहरे पे उस वक्त भी ना यही होता था कि जी मैं पढ़ जाऊं, हुँ, मैं कुछ अपने आप को बना लूं। अनफॉर्चुनेट बात है कि उस वक्त तुम्हें पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल नहीं नहीं थी। थी, लेकिन क्या पेरेंट की सपोर्ट ना होने ने तुम्हें रोका? नहीं। तुम्हें वो लोग मिल गए जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट हुँ, किया क्योंकि तुम में लगन थी। हुँ, जब माँ बाप की सपोर्ट नहीं होगी, गाइडेंस नहीं होगी, अगर बच्चा सड़क पे आ जाता है तो या तो वो निशा राव बन सकता है हुँ, हुँ, या फिर वो कुछ और करेगा जो उसको कम्युनिटी सिखाएगी वो करेगा। आपने उस वक्त उसका ख्याल नहीं किया, हुँ, हुँ, पेरेंट्स ने, फैमिली ने उस वक्त उसका ख्याल नहीं किया, तो बाद में फिर जो वो जिस तरह भी करके अपना पेट पाल रहा है उसके ऊपर एतराज क्यों? हुँ, जेंडर अफर्मिंग केयर में क्यों ऑफर करती हूँ? बिकॉज एक सबको ना सुनने वाला कान चाहिए होता है, मेरी बात कोई सुन ले। आई हुँ, वॉन्ट टू बी हर्ड। ठीक है। दूसरा, यू वॉन्ट टू बी हेल्ड कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सेफ स्पेस क्रिएट कर सकती हूँ। जो दुख है तुम्हारा, जो तकलीफ है तुम्हारी, मैं वो सुन सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ और मैं फिर क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इस फील्ड से ताल्लुक है, तो मैं तुम्हें आगे लाहेमल भी बता सकती हूँ। ठीक है। सो अफर्म करना होता है, तुम कैसा महसूस कर रही हो, हाँ ठीक है, मैंने वैलिडेट किया तुम्हारी फीलिंग को, सही है। क्या ये मुस्तकिल ऐसा ही रहता है, क्या तुम्हें 6 महीने से ऐसे ही हो रहा है? तुमको 6 महीने से ना 6 साल भी नहीं और ज्यादा अरसे से ऐसे हो रहा है, तो ये मेरे लिए डिस्फोरिया को कंफर्म करता है। ठीक है। फिर मैं तुमसे पूछूंगी, अच्छा तुम्हारे तो निशा, तुम्हारे तो बाल भी लंबे, तुम्हें हुँ, मतलब कभी तो तुम उस फॉर्म में होती होगी ना जिस तरह तुम्हें माँ बाप ने हुँ, देखा बड़ा। हुँ, हुँ,
अगेन हिस्ट्री में कई चीजें कवर हो जाती हैं, उसमें आपको साथ साथ में काउंसलिंग भी कर रही होती होंगे, नहीं इट्स ऑल राइट, ये स्ट्रगल है, हाँ तकलीफ होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पास तिब्बी सहूलियात ऐसी मौजूद हैं, अगर सही तरीके से तुम ट्रांजिशन करो अंडर मेडिकल केयर तो तुम्हें फायदा होगा। यही जिस्म तुम लंबा चला सकोगी, जल्दी मर नहीं जाओगी। सेल्फ मेडिकेशन से लोग इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, उनको क्लॉट्स हो जाते हैं, उनको डिफरेंट मसले खड़े हो जाते हैं, शरियानों के मसले हो जाते हैं, हार्ट अटैक जल्दी हो सकता है, शुगर जल्दी हो जाती है। समझ रही हो? सो जो जेंडर फर्मिंग केयर ले रहा होता है वो ये तमाम मसाइल से दूर हो जाता है, या कम से कम अवेयर हो जाता है कि हाँ मुझे शुगर मैनेज करनी है, हाँ मुझे ब्लड प्रेशर मैनेज करना है, ठीक है, और डॉक्टर के साथ करना है तो वो अच्छा आपका, प्लस आप जहनी दबाव से निकल जाते हैं। आपको पता था हाँ मैं यही हूँ, अब मैं अपने ऊपर मेहनत करके कुछ बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, फिर कल कला क्योंकि आपका तय हो जाता है ना कि हाँ जी मैंने अब मैं इस मुश्किल से निकल चुका हूँ, ठीक है, तब आपको ये वाला मसला नहीं होता कि अब मैं सोसाइटी में मूव कैसे करूंगा, लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे। तुम तुम अगर एज अ लॉयर तुम वुमेन ड्रेसिंग करती हो, तुम जब कोर्ट जाती हो तो तुमको और तुम औरतों वाली ड्रेसिंग रखती हो, राइट? तुम्हारे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि तुम ख्वाजसरा हो। तुम्हें कोई भी लड़की ऐसे ही लड़कियों की तरह ही देखेगा ना, फिर तुमसे कोई जोर जबरदस्ती करे कि नहीं तुम मर्दों के साथ ही बैठो, तुम्हारा कार्ड एम है, यूं है, वो है, मतलब मैं तुम्हारा इसलिए यूज कर रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ऐसे बहुत से मेरे क्लाइंट्स को मसले हो रहे हैं, मैं तो जेंडर फर्मिंग केयर दे रही हूँ, बट अभी तक प्रॉपर नादरा के पास भी वे फॉरवर्ड नहीं है, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था। 6 साल गुजर रहे हैं कि आप जब कंप्लीट ट्रांजिशन कर जाते हैं, आप देखने में औरत हैं और आपके कार्ड पे एम लिखा हुआ है, अब आप अगर मर्दों में बैठेंगी तो आप हरासा होंगी, ठीक है, और अगर आपके कार्ड पे एफ लिखा हुआ और आप दिखने में मर्द हैं तो जिस महफिल जिस पोर्शन में आप बैठेंगे औरतों वाले में एफ की वजह से वो औरतें आपको कहेंगी क्यों आया लड़का हमारे यहाँ। सो खाली कागजी खाना पूरी नहीं करनी है, हमें सिस्टम को सही सही तरह से दुरुस्त करने में एक दूसरे की मदद करनी है। अच्छा सना, हमारी सोसाइटी में इंटरसेक्स को असल और ट्रांसजेंडर को नकल डिक्लेयर किया जाता है, ये क्या वजह है? देखो इत्तेफाक की बात है निशा, जब मैं इंटरसेक्स एजुकेटर बनी तो सबसे पहले मैंने भी इसी बारे में पढ़ा और सीखा। इंटरसेक्स होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बच्चा ना 3 हालतों में पैदा होता है, राइट? सो या तो उसके पास टिपिकल मेल बॉडी होगी, टिपिकल मेल बॉडी का मतलब है उस बच्चे के पास मर्दाना अज़ा होंगे अंदर भी बाहर भी, ठीक है? टिपिकल फीमेल बॉडी होगी तो उस बच्चे के पास जनाना अज़ा होंगे अंदर भी बाहर भी, हार्मोन लेवल भी उसी हिसाब से होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम भी उसी तरह से होगा। अगर बच्चा इन दोनों हालतों के अलावा पैदा होता है, जो कि शायद पैदाइश पे मालूम भी ना पड़े, ठीक है, लेकिन अगर इनके अलावा पैदा होता है तब वो इंटरसेक्स बॉडी बच्चा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट इंटरसेक्स का नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त क्योंकि जाहिर है अवेयरनेस नहीं है कि आप इंटरसेक्स का बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और बाद में जब आइडेंटिटी कार्ड बने तो उस वक्त वो अपनी सिंफ बता सके, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड पे जेंडर लिखा जाता है, लेकिन जब आप उर्दू में वही पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड जब इंग्लिश में देखते हैं तो जेंडर लिखा होता है, उर्दू में देखते हैं तो जिन्स लिखा होता है, सिंफ नहीं लिखा होता। सही समझ रही हो? तो ये इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं इसलिए मुश्किल हो रही है, राइट? लोग जब ये कहते हैं कि जी इंटरसेक्स सही है इंटरसेक्स को हम मानते, कितने लोगों को पता है कितनी इंटरसेक्स कंडीशंस हैं? नहीं नॉलेज जब किसको? जब मैं बोलती हूँ कि 40 से ज्यादा कंडीशंस हैं जो मेडिकली रिकग्नाइजेबल है, यकीन मानो उन बच्चों के जो जब बच्चे छोटे आ रहे होते हैं उन कंडीशंस के साथ, डॉक्टर्स के पास उनको काउंसिल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को खुद नहीं पता कि ये इंटरसेक्स वेरिएशंस है, उनको ये पता है कि ये डिसऑर्डर्स हैं, जो उनके नाम बड़े बड़े जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। जब आपके डॉक्टर्स को नहीं मालूम है वो माँ बाप को नहीं काउंसिल करते, जब माँ बाप को काउंसिल नहीं करते, कल को प्यूबर्टी के बाद वो बच्चा जब अपने एक्सप्रेस करना शुरू करता है 18 साल की उम्र से पहले ही अक्सर बच्चे सिक्योरिटी ढूंढते हैं, गुरु मिल जाते हैं उन्हें, शेल्टर चाहिए होता है उन्हें, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर सड़क पे जाएंगे, कोई तो उन्हें शेल्टर देगा ना, ठीक है। सो
लोगों को नहीं मालूम इंटरसेक्स कंडीशंस कितनी हैं, बस उन्होंने ये सोच लिया है, उन्होंने सुन लिया है कि जी इंटरसेक्स वैलिड होता है। इंटरसेक्स वो है जिसको आप चेक कर सकते हो और हार्मोन टेस्ट के थ्रू, क्रोमोसोम टेस्ट के थ्रू और इमेजिंग के थ्रू, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, कि इनके पास आज़ा क्या है। वो सिर्फ ये बताता है कि जिस्म कैसा है। वो ये नहीं बता पाते कि ये ट्रांजिशन करेगा या नहीं, या इसको डिस्फोरिया होगा कि नहीं। वो शख्स खुद बताएगा कि इसको डिस्फोरिया है कि नहीं। जिस शख्स को डिस्फोरिया हाई है उसको ट्रांजिशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांजिशनिंग के कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स जब वो लेगा तो वो ट्रांसजेंडर पर्सन कहलाएगा। सना, अच्छा लास्ट में हमारे ट्रांसजेंडर्स को या सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप सब हुँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप सब के लिए जो आपका ह्यूमन राइट है हुँ, हुँ। कि आपको सही हेल्थ केयर मिले। अपने साथ सेल्फ मेडिकेट करके ज्यादती ना करें, डिमांड करें। अब आपका आपका लॉ आपके साथ है, आप डिमांड करें कि जितने पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजी की फील्ड के हों, चाहे वो एमबीबीएस किए हुए हों, चाहे वो डेंटिस्ट हों, कुछ भी हों, हुँ, हुँ। आपके जिस्म को भी वो समझें, उसके बारे में पढ़ें और आपको सही तिब्बी सहूलियात फराहम कर सकें। आपका उतना ही हक है जितना बाकी सबका हक है। सना, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी-अच्छी बातें की। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगी आपका। निशा, यू आर ऑलवेज वेलकम। अल्लाह करे कि तुम्हारी इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को न सिर्फ कान हो हुँ, बल्कि उनको शऊर जागे कि जी हमें इस बारे में समझना और पढ़ना चाहिए। शुक्रिया सना। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।